नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिंदी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो परीक्षा है 2016 और संपन्न हुई सन 2019 में जो फॉर्म भरे गए थे उसकी परीक्षा तिथि 5/1/2019 जो है, उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और उन प्रश्नों को व्याख्या सहित दिया हुआ है व्याख्यात्मक हल। वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम व्याख्या सहित करेंगे, जिससे हमारे आगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। हिंदी विषय। सर्वप्रथम प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है और सही उत्तर है सी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल है। जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास क्रम, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में, जिसमें वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक साहित्य, इसमें लौकिक संस्कृत है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद जो आर्य भाषाएं आती हैं उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जिसमें समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और 500 से 1000 ईस्वी तक जो अपभ्रंश का काल चला। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो 1000 ईस्वी से अब तक निरंतर चली आ रही हैं, तो वो सभी हैं। प्रश्न है पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है और सही उत्तर है सी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। राचर से सिंधी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं और सही उत्तर है खड़ी बोली। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली भाषा क्षेत्र में आते हैं। आगरा, मथुरा ब्रजभाषा क्षेत्र हैं। इटावा, हरदोई, कानपुर ये कन्नौजी बोली के क्षेत्र हैं। इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच ये सभी अवधी बोली के क्षेत्र हैं। प्रश्न है 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा ब्रजभाषा है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं और सही उत्तर है ईसुरी हैं वो बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला हुआ है। इस प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य भाग इसी बोली के क्षेत्र में समाविष्ट है, किंतु बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली भाषा में की है। प्रश्न है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है, उस गलत नाम को छांटना है। ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी और कुटिला। विवादित प्रश्न है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है, जबकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का जो विकास क्रम है, फिर कुटिल लिपि से 2 लिपियों का विकास हुआ है, देवनागरी और शारदा लिपि। आयोग ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया है। इनमें से द्विगुण व्यंजन है ड, ढ, ड। द्विगुण व्यंजन ड है। हिंदी में 2 नवीन विकसित उत्सित या द्विगुण व्यंजन है ड और ढ, जबकि ड और ड मूर्धन्य व्यंजन है, ह कंठ ध्वनि है। इस प्रश्न को भी आयोग ने निरस्त कर दिया था। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है और सही उत्तर है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन
बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। अनुच्छेद 345, 346 और 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान वर्णित है। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया? और ये जो प्रश्न है ये भी विवादित प्रश्न है। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का योगदान महत्वपूर्ण है। समूचे राष्ट्र में हिंदी को प्रसारित करने का श्रेय स्वामी जी को है, दयानंद सरस्वती को। इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो है वो हिंदी में लिखा, जबकि महात्मा गांधी ने सन 1918 ईस्वी में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई की स्थापना की। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है क्योंकि कुछ विवाद रहे होंगे इस प्रश्न को लेकर। इन्हीं आरोही क्रम में कालक्रमानुसार निर्धारित करें और सही उत्तर है ए। जो सर्वप्रथम है पत्र प्रकाशित हुआ उदंत मार्तन, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी और हरिश्चंद्र मैगजीन, सभी का यहाँ पर समय दिया हुआ है। उदंत मार्तन जो पत्र है इसका समय है सन 1826 ईस्वी और ये संपादक हैं इसके पंडित जुगल किशोर मिश्र। प्रजापति सन 1834 ईस्वी, प्रजाहितैषी 1855 राजा लक्ष्मण सिंह और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका है। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, उपयुक्त सभी को। और सही उत्तर है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को संविधान ने स्वीकार किया है। भारतीय संविधान ने भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। अनुच्छेद 343 में उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का प्रयोग वही होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हैं। बाकी अन्य दिए गए विकल्प सभी गलत हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है और इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? और इतिहास दर्शन के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य इतिहास दर्शन नामक इतिहास के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। विजेंद्र स्नातक ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। प्रश्न में हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन दिया है जो कि अशुद्ध है, जबकि साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है। अतः आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो इसमें क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन है। इसमें साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ दिया है जो अशुद्ध है। साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वो नलिन विलोचन शर्मा जी का ग्रंथ है। प्रश्न ही गलत था, बाकी दर्शन जो है वो विलोचन शर्मा का ही है। कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है बी। 1868 ईस्वी से कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से निकाली जाती थी। इसके अतिरिक्त बालाबोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि नामक पत्रिकाओं का जो संपादक वह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है युग प्रवृत्ति है आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के नामकरण का आधार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति में लिखा है, जिसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? यहाँ पर समय बताना है सभी का, इसमें भी कुछ त्रुटि है पर समय है। खुमार रासो रचना है 9वीं सदी, दलपति विजय की रचना है। बीसलदेव रासो 1212
ये नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो 13वीं सदी ये चंद्रबरदाई की रचना है। हम्मीर रासो 14वीं सदी शारंगधर की रचना है। आयोग ने इस प्रश्न को भी गलत मानकर मूल्यांकन से बाहर कर दिया है क्योंकि इसमें कोई त्रुटि रही होगी। 14वीं सदी का अंतिम चरण तो 9वीं 12वीं 13वीं 14वीं, तो इस पर खुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और हम्मीर रासो। खुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और हम्मीर रासो, तो सही उत्तर इसका सी माना जाएगा। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं वो सरहपा हैं। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने सरहपा हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी जिसके प्रणेता गोरखनाथ थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है जिनकी रचना दोहा कोश है। कण्हपा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ एवं विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। प्रश्न के विकल्प में सरहपा दिया गया है। सरहपा और सरहपा होना तर्क संगत है। प्रश्न है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम निम्बकाचार्य है। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद और यह संकादिक संप्रदाय है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत रुद्र और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और यह भी रुद्र संप्रदाय है। प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है। पद्मावत का समय है सन 1540 ईस्वी। मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ एवं प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड हैं। अन्य ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं मृगावती, कुतुबन, मधुमालती मंजन की रचना है और माधवानल काम कंदिला आलम की कृति है। निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई और रसखान। सही उत्तर है इसका बी। स्वामी हरिदास का जो समय है 1478 ईस्वी, सूरदास 1478, मीराबाई 1516 ईस्वी, रसखान का समय है सन 1533 ईस्वी। सूरदास और हरिदास का जन्म वर्ष एक होने के कारण यह भी लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है तुलसीदास के विषय में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राम भक्त कवियों में श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में लिखते हैं कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा का काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। बाकी अन्य इसमें गलत है। निम्नलिखित कवियों के जीवन का सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम है बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। इनका समय देखते हैं। बिहारी का समय है सन 1595 ईस्वी, भूषण 1613, मतीराम 1617 ईस्वी और देव का है 1673 ईस्वी। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। खड़ी बोली में अनुवाद जो किया है वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। मुंशी सदासुखलाल न्यास की जो रचना है वो सुख सागर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा, ईशा अल्लाखा ने रानी केतकी की कहानी लिखी। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था। भारत बंधु जो पत्रिका है उसका संपादन बाबू तोताराम करते थे। भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम करते थे। इस पत्रिका का प्रकाशन 1876 ईस्वी में अलीगढ़ से हुआ। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 ईस्वी में कानपुर से मासिक पत्रिका ब्राह्मण निकालते थे। विशाल भारत नामक मासिक पत्रिका का संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया और यह सन 1928 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है और यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनको आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध हैं चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, प्रतिभा, आत्मगौरव, रुचि और आशा।
अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? और यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा है। छायावाद की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर रामविलास शर्मा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर है बी प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म और जीवन काल, उसका समय दिया हुआ है 1889 और मृत्यु का समय है सन 1937 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है 1899 1661 ईस्वी। सुमित्रानंद पंत सन 1977। महादेवी वर्मा 1907 सन 1987 ईस्वी इनकी मृत्यु हुई थी। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है। और ये जो कविता है निराला जी की कविता भिक्षुक कविता से पंक्तियां उद्धृत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधुनिक प्रगतिवादी नहीं रहा? और सही उत्तर है कि नरेंद्र शर्मा है, वह प्रगतिवादी कवि नहीं है। यह व्यक्तिवादी कवि प्रेम और मस्ती के काव्य के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशस्य। जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा ये तीनों प्रगतिवादी कवि हैं। तो सही उत्तर है डी, नरेंद्र शर्मा है वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। ठंडा लोहा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं कनुप्रिया, जिसका समय है सन 1959 ईस्वी, 7 गीत वर्ष, अंधा युग जो एक गीत नाट्य है, समय है सन 1955। मुक्तिबोध की रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। अज्ञे की रचनाएं हैं भग्नदूत, जिसका समय है 1933 ईस्वी, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, अबावरा अहेरी 1954, सागर मुद्रा सन 1970 ईस्वी और आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी इनकी काव्य रचनाएं हैं। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? और इनने लिखा था निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू में गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु प्रयास किया गया है। भूतनाथ उपन्यास देवकीनंद खत्री द्वारा लिखित है और आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक मेहता लज्जाराम शर्मा हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित करना है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान, ये है क्रम इसमें सही। सेवा सदन का जो समय है सन 1918 ईस्वी, प्रेमाश्रम सन 1922, निर्मला 1927 और गोदान सन 1936 ईस्वी। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? और सही है बाणभट्ट की आत्मकथा। इतिहास गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कुछ उपन्यासकार गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। दिव्या यशपाल आपका बंटी बंडू भंडारी का उपन्यास है। सही कालक्रम बताइए। दी गई रचनाओं का सही कालक्रम है वो इस प्रकार है। विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा और चुम्बन। तो बी उत्तर इसमें सही है।
विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा और चुम्बन, इस प्रकार इनका क्रम आएगा। और इनके रचनाकार हैं विचित्र विवाह जो रचना है, इसके रचनाकार हैं रामचरित उपाध्याय। पर्दा यशपाल की रचना है। चुम्बन पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। समाज सेवक हिंदी के किसी भी साहित्यकार की रचना न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। जो समाज सेवा है यह किसी भी रचनाकार की कोई भी रचना नहीं है। जैसे को तैसा नाटक है। इस नाटक के रचनाकार का नाम गोपाल राम गहमरी है। यह एक अनूदित नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं देश दशा, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी तथा सत्य हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद ने सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटकों की रचना की है। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक हैं। उपयुक्त सभी हैं तीसरा हाथी, बिन बाती का धूप और सेतु बंधु। तीसरा हाथी इस नाटक के रचनाकार हैं रमेश बख्शी और समय है सन 1975 ईस्वी। सेतु बंधु सुरेंद्र वर्मा का नाटक है सन 1972। बिन बाती के द्वीप एक शंकर शेष की रचना है और 1980 इस रचना का समय है। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? दिनकर जी की रचना है। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके निबंध हैं वट पीपल, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, वेणुवन, उजली आग। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा नामक निबंध की रचना इन्होंने की है। इन साहित्यकारों को सही कालक्रम में रखिए और दिए गए साहित्यकारों का जो सही कालक्रम है वह इस प्रकार है। हृदय हरिकृष्ण प्रेमी, गोपाल सिंह नेपाली, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो बी उत्तर इसमें सही है। हृदय का जो समय है सन 1905 ईस्वी, हरिकृष्ण प्रेमी का 1908, गोपाल सिंह नेपाली 1911, रामेश्वर शुक्ल अंचल का जो समय है सन 1915 ईस्वी है। हृदय नाम से हिंदी साहित्य में दो साहित्यकार मिलते हैं। पहला चंडी प्रसाद हृदय, दूसरा हृदय नारायण हृदय। मतलब दो प्रश्न, तो ये कौन से हृदय हैं, तो इसके विषय में ये प्रश्न विवाद में चला गया। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? सही उत्तर है डी रेखा चित्र। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। 10 तस्वीर रेखा चित्र का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ। आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज आदि विधाएं सभी क्या है इसमें गलत हैं। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? और सही उत्तर है बी, अज्ञे हैं वो जीवनी लेखक नहीं है। रामविलास शर्मा की जो जीवनी है निराला की साहित्य साधना, वह लिखी है जीवनी रामविलास शर्मा जी ने लिखी है निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना नाम से। अमृतलाल लिखते हैं प्रेमचंद्र की जीवनी, कलम का सिपाही। विष्णु प्रभाकर शरतचंद्र की जीवनी लिखते हैं आवारा मसीहा नाम से। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे शरतचंद्र की एक जीवनी है। प्रश्न है विभावना अलंकार का लक्षण है? और सही उत्तर है बिना कारण के कार्य की सिद्धि। बिना कारण के कार्य की सिद्धि है वो वहां पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? और सही उत्तर है डी, आनंद वर्धन है वो अलंकारवादी नहीं, ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। अलंकारवादी आचार्य हैं भामह, काव्यालंकार जिनके ग्रंथ हैं। जयदेव की रचना है चंद्रालोक, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, केशव दास की रचना है कवि प्रिया। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? और ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहा जाता है। तैत्तरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रसो व स अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता हैं वो कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन, अलंकार है वो भामह है। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। मिथक का जो घनिष्ठ संबंध होता है वो अति मानवीय पौराणिक पात्रों से।
मिथक का घनिष्ठ संबंध अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है, जबकि विज्ञान, लेखन, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी तथा यथार्थवाद से मिथक का संबंध नहीं होता। ये तीनों वास्तविकता से संबंधित होते हैं। आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। इस कथन वाले आलोचक का नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। यह कथन प्रसिद्ध आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी का है, जबकि आचार्य शुक्ल नगेंद्र का यह कथन नहीं है। यह कथन न होते हुए भी काव्य प्रयोजन के संबंध नंद दुलारे वाजपेयी नगेंद्र की मान्यता है। आयोग में बहुत सारे प्रश्न तो गलत ही हो जाते हैं। गलत प्रश्न करता है तो सभी विद्यार्थियों को बहुत इसका हानि उठानी पड़ती है। इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है, और बहुत सारे प्रश्न तो विवादित प्रश्न ही हैं, गलत प्रश्न ही प्रश्नकर्ता ने किए हैं। रामविलास शर्मा की जो कृति है उसका नाम है भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। नया साहित्य नए प्रश्न, ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। रामविलास शर्मा की पुस्तक भारतीय साहित्य और सौंदर्यबोध है, न कि तो भारतीय साहित्य और तुलसीदास ने यहाँ पर सौंदर्यबोध आएगा, तो ये प्रश्न यहाँ पर गलत हो गया। तो इसमें भी रामविलास शर्मा की पुस्तक भारतीय साहित्य और सौंदर्यबोध है, न कि तुलसीदास। भारतीय साहित्य और तुलसीदास तथा आयोग ने इस प्रश्न को भी मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि ये प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण पूछा गया था। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रे संवेते श्रेयस्सु इति, यह मत किस विद्वान का है? मम्मट, राजशेखर, दंडी, इनमें से कोई नहीं। काव्य हित में प्रतिभा व्युत्पत्ति का महत्व प्रदान करते हुए आचार्य राजशेखर का मत है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रे संवेते श्रेयस्सु इति। तो यह जो कथन है आचार्य राजशेखर का कथन है। काव्य हेतु के 3 लक्षण दिए गए हैं, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? और सही उत्तर है इसमें काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, यह बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं है, जबकि कविता जगत की अनुकृति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। ये तीनों अरस्तु के अनुकरण की विशेषताएं हैं। प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक आई.ए. रिचर्ड्स हैं, है ना, रिचर्ड्स माने जाएंगे। प्लेटो की जो रचना है इयॉन, क्रोचे, एस्थेटिक, इलियट, द सीक्रेट वुड, आयोग ने भी इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? और सही उत्तर है सी, लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। लॉन्जाइनस उनके ग्रंथ का नाम है पेरिप्सूस। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन सन 1554 ईस्वी में हुआ। पेरिप्सूस मूलतः रिटोरिक भाषण शास्त्र की पुस्तक है। मैथ्यू अर्नल्ड की पुस्तक है कल्चर एंड अनार्की, सादर्ट साठ की ला नौसी। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्यकाल कर दिया। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ?
सन 1912 ईस्वी में। काव्य का प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ। इस काव्य कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। गुप्त जी के प्रमुख ग्रंथ हैं रंगमय भंग सन 1909, जयद्रथ व्रत 1910, साकेत सन 1931, झंकार 1929, साकेत 1931 दोबारा हुई, यशोधरा 1932, पंचवटी 1925, द्वापर 1936 और विष्णुप्रिया सन 1957 ईस्वी। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करें। सही उत्तर है सी, साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। आरोही क्रम में करना है। साकेत सन 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936 और जय भारत 1952 की रचना है। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया आया है जो कि अशुद्ध संगत है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म। छायावाद शब्द का जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, परिभाषा ही गलत दी गई थी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर रामविलास शर्मा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो प्रश्न थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? और सही उत्तर है बी, चिदम्बरा जो रचना है उस रचना पर पंत को 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार हैं। पंत जी की रचनाएं हैं लोकायतन, गीतहंस, ग्राम्या, ये सभी रचनाएं पंत जी की ही हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय और नरेश मेहता। तार सप्तक का जो प्रकाशन किया वो सब अज्ञेय के द्वारा किया गया। अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तकों का प्रकाशन हो चुका है। पहला तार सप्तक सन 1943 ईस्वी, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और 1979, जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में प्रत्येक तार सप्तक में 7-7 कवियों की जो प्रगतिवादी कवि हैं उनकी प्रयोगवादी कवि हैं उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं है? नेमिचंद्र जैन है जो उनका संबंध नई कविता से नहीं रहा, जबकि कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार का संबंध नई कविता से है। नेमिचंद्र जैन का संबंध प्रयोगवादी कविता से है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अचानक, हम फिर, एकांत आदि। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला। हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, प्रभाकर माचवे का संबंध प्रभा पत्रिका से नहीं है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? नई राहों का अन्वेषण। तो इसीलिए प्रयोगवादी कवि जो अज्ञेय हैं उन्होंने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कवि कहा है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अज्ञेय हैं, उनके अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व है नई राहों का अन्वेषण करना। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक में नई विचारधाराओं के 7 प्रमुख कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थीं। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल किसके उपन्यास हैं? और ये उपन्यास हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के।
ठेठ हिंदी का ठाठ इसका समय है 1899 ईस्वी तथा अधि किला फूल उपन्यासकार अहियोध हैं। प्रेमचंद्र के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सेवा सदन, रंगभूमि, गवन, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमा, गोदान, देवस्थान रहस्य, मंगलसूत्र जो रचना है वो उनकी अपूर्ण है। निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरूपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे और चोटी की पकड़। प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है और परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी में हुआ और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? और सही उत्तर है सुजान भगत कहानी। यह कहानी प्रेमचंद्र की कहानी है, बाकी सभी कहानी प्रसाद जी की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का जोगी, चंदा, खंडहर की लिपि, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। कहानी संग्रह है इनके प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। 4 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए। नया रास्ता कहानी के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। भाषा योग वशिष्ठ हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। राम प्रसाद पहाड़ी उपन्यास, सड़क पर नया रास्ता, बयां, घोंसला, बरगद की जड़ें तथा सहाय। सत्यप्रकाश संगर की रचना है नया मार्ग कहानी संग्रह है इनका। अफ्रीका का आदमी कहानी संग्रह। चांद रानी यह इनका उपन्यास है। इस्मत चुगताई की रचना है कहानी है इनकी। चोटे, छुई मुई, एक बात, कलियां, एक रात और 2 ज़खी उपन्यास है। टेढ़ी लकीर, दिल की दुनिया, बहरूफ नगर, सेंदई, जंगली कबूतर। नया रास्ता नाम से कहानी विधा की कोई भी रचना दिए गए साहित्यकारों की नहीं है, अतः आयोग ने इस प्रश्न को भी मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। नया रास्ता कहानी किसी की कहानी नहीं है। कहानी कोई कहानी नहीं है। गलत प्रश्न करते हैं। इन भारतेंद्र युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? भारतेंद्र युगीन नाटकों का सही कालक्रम है 1850 से सन 1900 ईस्वी। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? और स्वर्ग की गली उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। उपेंद्र नाथ अश्क एकांकीकार हैं। इनके प्रमुख एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जौंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। उदय शंकर भट्ट एक ही कब्र में 10,000, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया। वृंदावन लाल वर्मा की एकांकी हैं सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं। 2 कलाकार। प्रश्न है आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है? और सही रचना है मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति है। इसके लेखक हैं वो मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। यह पत्रिका मासिक है और बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक है। ब्राह्मण भी मासिक पत्र है और प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक हैं। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? और ये निबंध संकलन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं संपत्ति शास्त्र, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन और प्रभात। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध हैं साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। डॉक्टर गुलाब राय के हैं ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर। तो ये सभी गुलाब राय जी के निबंध हैं। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है। कवियों का जीवन कालक्रम है कबीरदास, सूरदास,
जायसी और तुलसी। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, तो बी उत्तर इसमें सही है। कबीर का जो जन्म है 1398 ईस्वी, सूरदास का 1478, जायसी का है वो स्पष्ट नहीं है, और तुलसी का 1532 ईस्वी। तो जायसी के विषय में मतभेद है, इसलिए इस प्रश्न को भी कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? और यह कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार कला की सहायता से हम लोग जीवन के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, और ये कथन जो कहा गया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तो आज के सत्र में इतना ही। इसमें 30 प्रश्न होंगे। वो 30 प्रश्न होते हैं वो सामाजिक विषय से और जीएस जनरल स्टडीज़ के होते हैं, और 70 प्रश्न हिंदी से संबंधित होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में। तो हमने उन 70 प्रश्नों का अध्ययन किया और पेपर देखा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुत सारे प्रश्न तो त्रुटिपूर्ण ही कर लिए जाते हैं, तो आयोग से बाहर उनका उत्तर हो जाता है, उन्हें उनके अंक सबको समान रूप से मिलते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे हम अन्य पेपरों का अध्ययन करेंगे, अन्य प्रश्न पत्रों का। तो आप सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।